I would like to discuss how we can try a question on indefinite integration. In fact, you will help me out to discuss it on the board. आपने indefinite integration कर ली तो you are going to help me out to discuss indefinite integration on board. All right, ready? So let's start. Given a question on indefinite integration, first of all you have to think whose derivative the function is, because integration is inverse process of differentiation. तो कुल मिला के सोचना क्या है आपको, ये किसका डेरिवेटिव है? अगर ये आपने सोच लिया, आपके फंक्शन की इंटीग्रेशन हो गई. राइट? राइट डाउन अ क्वेश्चन. टाइम अप. आंसर इज टेंजेंट एक्स ओवर 2x प्लस 3. कुल मिला के यही तो सोचना है किसका डेरिवेटिव है, और ऐसे डेरिवेटिव की पहचान तुम्हारे को है कहां से? क्वोशिएंट रूल से. जैसे ही आपने सोचा आपका आंसर आ गया टेंजेंट एक्स ओवर 2x प्लस 3 प्लस c. किसी स्टूडेंट का नहीं हुआ हो? सोच लिया था सबने? गुड. चले आगे. अब ये जरूरी थोड़ी है हर क्वेश्चन में हम ये सोच पाएंगे किसका डेरिवेटिव है. अगर हम ये सोच नहीं पा रहे तो क्या करते हैं बोलो? सबसे पहले चेंज ऑफ फॉर्म. अब चेंज ऑफ फॉर्म कौन कौन से फंक्शंस में लगती है? हाँ, जिन फंक्शंस में सबसे ज्यादा लगती है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. इसके साथ साथ ही और भी हैं फंक्शंस, एल्जेब्राइक फंक्शंस. जरूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल्स हों. एल्जेब्राइक फंक्शंस और कौन से फंक्शंस में लगती है? एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन. अच्छा, इन सब फंक्शन में हम चेंज ऑफ फॉर्म कैसे अचीव करते हैं? हाउ वी अचीव द चेंज ऑफ फॉर्म इन सच फंक्शन? भाई, या तो हम आइडेंटिटीज का यूज करेंगे. आपको बहुत सारी अलजेब्राइक आइडेंटिटीज आती है ना. सबसे पहले 8th 9th में a प्लस बी होल स्क्वायर से शुरू हो जाते हैं. बहुत सारी आइडेंटिटीज आप पढ़ते हो. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की तो आइडेंटिटीज भरी पड़ी है किताब. ठीक है, आइडेंटिटीज ही आइडेंटिटीज हैं, वो सारी आपको आती है. तो वहां जो पढ़ते हैं उसका यूज अब करेंगे. वहां पे यूज नहीं होता ज्यादा, यहां पे यूज होगा उसका. इसके साथ साथ लॉगरिथमिक आइडेंटिटीज भी बहुत सारी आती हैं, इवन एक्सपोनेंशियल आइडेंटिटीज भी आती हैं. तो एक तो आइडेंटिटीज का यूज करते हो चेंज ऑफ फॉर्म के लिए, और क्या करते हो? यस, रैशनलाइजेशन. अब ये रैशनलाइजेशन सिर्फ अलजेब्राइक में ही नहीं लगती, ट्रिग्नोमेट्रिक में भी लगेगी. तो ध्यान से, रैशनलाइजेशन किसी भी टाइप के फंक्शन में लग सकती है. अच्छा, और चेंज ऑफ फॉर्म के लिए क्या करते हो? हाँ, सेपरेट देम आउट. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. हम सेपरेट करके इंटीग्रेंट को डिफरेंट टर्म्स की फॉर्म में लिख लेते हैं. अगर हर एक टर्म की इंटीग्रेशन आती है, या हम सोच पा रहे हैं किसका डेरिवेटिव है, हमारी इंटीग्रेशन हो गई. और क्या करते हो? यस, कम आउट. राइट इट इन द फॉर्म क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर. अब ये क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर सिर्फ पॉलिनोमियल्स में ही अचीव नहीं होता, बाकियों को भी इसी फॉर्म में लिख लेते हैं. क्यों? हम किसी भी फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं फर्दर. जैसे साइन और कॉस के फंक्शंस हैं, साइन एक्स को टी पुट कर लिया, नॉट फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन. उसको भी हम उसी वे में सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन को लिखते हैं. वहां भी लगा सकते हैं. और नहीं, बिल्कुल गलत. ध्यान से,
देखो हम चेंज ऑफ फॉर्म की बात कर रहे हैं। चेंज ऑफ फॉर्म कैसे कैसे अचीव होती है? चेंज ऑफ फॉर्म अचीव होती है आइडेंटिटी से अचीव हो गई, चेंज ऑफ फॉर्म अचीव हो गई रैशनलाइजेशन से अचीव हो गई, चेंज ऑफ फॉर्म अचीव हो गई सेपरेटिंग देम आउट उससे हो गई, चेंज ऑफ फॉर्म हो गई राइटिंग इन द फॉर्म क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइडर। और चेंज ऑफ फॉर्म कैसे लगती है? नहीं, वो सब्स्टिट्यूशन पे आऊंगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे आऊंगा, मैं सिर्फ चेंज ऑफ फॉर्म की बात कर रहा हूं। वैसे आई एम कमिंग टू योर पॉइंट ऑल्सो, तुमने जो जिस ढंग से सोचा होगा अब मेरे को समझ आ गई तुम कहना क्या चाह रहे हो यहाँ पे। ठीक है, चलिए और बताओ। हाँ जी, नहीं, सब्स्टिट्यूशन की अभी मैं सब्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहा, ओनली फॉर चेंज ऑफ फॉर्म। चेंज ऑफ फॉर्म में हम किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। भाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम इंटीग्रेंड को चेंज नहीं कर रहे। ऐसे ही भाई मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें एक ही बात है, कर सकते हैं। तो चेंज ऑफ फॉर्म बहुत सारे वेज में अचीव होती है। इज दिस थिंग क्लियर? अभी अब क्या नाम है तेरा? है अभिनव। हाँ, यही बोलने लगा था, मैंने कहा नाम गलत हो गया तो गलत बात हो जाएगी। तो अभिनव कुछ कह रहा था तो मैंने वहां तो रोक दिया था। आई एम कमिंग टू, अगर इंटीग्रेंड को आप इस फॉर्म में लिख लो एफ ऑफ एक्स रेज पावर समथिंग इनटू इट्स डेरिवेटिव, जैसा इसने भी बोलने की कोशिश करी, राइट? तो ऐसे में हम चेंज ऑफ फॉर्म करके इंटीग्रेंड को ऐसे लिख लेते हैं। कैसे? एफ ऑफ एक्स रेज पावर समथिंग से एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। बोलो आंसर क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स रेज पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन। अगर आपका इंटीग्रेंड आ गया एफ डैश एक्स ओवर एफ एक्स फॉर्म तो क्या आएगा आंसर? लॉग ऑफ मॉड एफ ऑफ एक्स। अगर आपका इंटीग्रेंड हो गया ई रेज पावर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, अगर ए रेज पावर एफ एक्स हो गया तो डिवाइड बाय लॉग ऑफ ए। तो चेंज ऑफ फॉर्म अचीव के लिए वो सारी चीजें तो हैं ही हैं। ये इस फॉर्म में अगर हम इंटीग्रेंड को लिख देंगे तो भी हमारी इंटीग्रेशंस कंप्लीट हो जाती हैं। इज दिस क्लियर? राइट डाउन ए क्वेश्चन। अभी आप किसका किसका कंप्लीट हो गया? गुड। आंसर इज माइनस 1 प्लस एक्स क्यूब होल रेज पावर 1/3 होल ओवर एक्स प्लस सी। हाँ जी, किसका किसका क्वेश्चन नहीं हुआ? लिसन केयरफुली, मैंने कहा किसका किसका क्वेश्चन नहीं हुआ। सबका हो गया? देखो इसमें बड़ा सीधा सा है, चेंज ऑफ फॉर्म। यहां पे एक्स क्यूब है, यहां एक्स स्क्वायर है, पर इसका बेनिफिट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। अगर मैं इस चीज को चेंज कर लूं, यहां से कॉमन ले लो एक्स क्यूब, पावर कितनी है? 2/3। एक्स क्यूब रेज पावर 2/3 एक्स स्क्वायर, यहां क्या आ जाएगा? x4। और यहां क्या आ गया? 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1 रेज पावर 2/3 dx। राइट? मेरे ख्याल इंटीग्रेशन हो गई। देखो अब इसको मैं लिख दूंगा 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1 रेज पावर 2/3। अब ये है 1 ओवर एक्स रेज पावर 4 dx, ये आएगा -2/3 इन न्यूमरेटर। ऑलराइट, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा बोलो? -3 ओवर एक्स रेज पावर 4। तो यहां -3 क्रिएट करना है, मल्टीप्लाई बाय -3 डिवाइड बाय। ऑलराइट, एफ ऑफ एक्स रेज पावर -2/3 इंटू एफ डैश एक्स डीएक्स। बोलो एफ ऑफ एक्स की पावर n प्लस 1 -2/3 प्लस 1 तो क्या आएगा? -1/3 इंटू 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1 रेज पावर 1/3।
whole divided by 1/3. This cancels, gives you the answer. हाँ जी मनन, सिंपल चेंज ऑफ फॉर्म, राइट? चलिए नेक्स्ट लिखो. Yes, stop writing. Answer is -7x plus 9 tangent x plus 9 secant x plus c. किसका किसका ठीक है? समय कम हो गए. देखते हैं. अभी तक हमने एक ही चीज की है, इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. ये सोच लो किसका डेरिवेटिव है, नहीं सोचा जा रहा. चेंज ऑफ फॉर्म इज एन इंपॉर्टेंट टेक्निक. अब इसमें तो ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है, इसकी चेंज ऑफ फॉर्म कैसे करें? अब यहां पे दो वेज है. देखो, चेंज ऑफ फॉर्म के लिए हमने जाना है. एक तो मेथड ये है कि आप इसको क्या कर लो, रैशनलाइज 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. इसमें तो काफी क्लियर है, आपकी इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगी. जब भी क्लैरिटी ना हो, आपको ना दिख रहा हो, देखो इसको मैं सिंप्लीफाई करना चाहता हूं. अलजेब्राइक में सिंप्लीफिकेशन ज्यादा अच्छी आती है. अब मैं यहां जो पुट कर रहा हूं, जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन वर्क कर रहा हूं, नथिंग एल्स. मैं कोई सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन की नहीं लगा रहा. तो ये क्या है, 2 प्लस 70 ओवर 1 माइनस टी. अच्छा, ऐसा अलजेब्राइक फंक्शन हो, कैसे करोगे? बोलो क्या करोगे? डिवाइड करेंगे. कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइडर. चलो बता दो कोशेंट कितना आएगा? -7 प्लस रिमाइंडर 9 ओवर किसका किसको ये चीज समझ आती है? अब ये हम पॉलिनोमियल्स में क्यों लगाएं? हम यहां भी तो लिख सकते हैं तेजी से करने के लिए. लिखे, मैं इस चीज को सिंप्लीफाई करना चाहता था, मैंने ये लिखा, अब ये लिख लिया. एक्चुअली टी है क्या? साइन एक्स. तो मैंने इंटीग्रेंड को इस फॉर्म में लिख लिया, -7 प्लस 9 ओवर 1 माइनस साइन एक्स. किसने किसने ऐसे किया था? ये भी कर सकते हैं, ये भी चेंज ऑफ फॉर्म है. भाई मैं अपनी क्वांटिटी को इस वे में भी तो लिख सकता हूं. ठीक है. अब देखो -7x, अब इंटीग्रेशन इसके, ये तो बहुत बार किया, 9 बाहर, रैशनलाइज 1 प्लस साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स dx. अब क्या करना है? सेपरेट आउट. जैसे तुमने बताया था, 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और आंसर सिंपल. तो ध्यान से, अगर मैं इस सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स कर दूंगा, आपको रैशनलाइजेशन सीधी लगाने में दिक्कत आएगी. तो हम उन स्टेप्स को ही अलग कर लेते हैं, उसको ठीक कर लेते हैं. ऑलराइट. अभी जैसे मैं यहां पे स्क्वायर वगैरह लगा देता, फिर आप मल्टीप्लाई करके और बड़े बड़े फंक्शन लिखते. पर अगर मैं ऐसे रिड्यूस कर लूंगा तो मेरे स्टेप्स बन जाएंगे. दिस रिडक्शन इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट. अब देखो, आपको भाई ये तो पता ही है, ये किसका डेरिवेटिव है देखना आता है. फिर चेंज ऑफ फॉर्म भी आपको पता है, कर सकते हैं. इसके बाद आते हैं सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स. इंटीग्रेशन में भी कुछ रिजल्ट्स होते हैं, नोट करें. इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स, बोलो. राइट. इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंड एक्स. इसके साथ साथ कुछ रिजल्ट्स और भी होते हैं. अगर आपका इंटीग्रेंड इस फॉर्म में है, 1 ओवर
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब ये तो पॉलिनोमियल आ गया क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में, बोलो क्या करोगे? यू कैन अप्लाई द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, फिर आपके पास रिजल्ट्स हैं, यू कैन अप्लाई दोस। याद है सबको? चलो वो रिजल्ट तो याद है। अच्छा, इस पे अगर मैं स्क्वायर रूट लगा दूं तो भी यही करेंगे, एंड यू नो द फॉर्मूलेज, जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। अब वो फॉर्मूलेज याद होनी चाहिए अनिश, अगर फॉर्मूला ही नहीं आता फिर करोगे क्या? नेक्स्ट, इसके बाद अच्छा अगर इस फॉर्म में हो तो इसके भी फॉर्मूलेज होते हैं न्यूमरेटर में, वो लगा देंगे। पर इंटीग्रेंड अगर इस फॉर्म का हुआ px प्लस क्यू ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब तुम मेरे ये बताओ डेरिवेटिव किसका निकालोगे? नीचे वाले का नहीं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, नीचे वाले का जो स्क्वायर रूट साइन के अंडर है। डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करेंगे इसका, ठीक है? अगर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया तो इसका डेरिवेटिव लीनियर आएगा, यहां से हम लीनियर पार्ट अलग कर लेंगे, तो क्या रह जाएगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट ओवर स्क्वायर रूट में क्वाड्रेटिक कर लोगे इंटीग्रेट, और लीनियर की इंटीग्रेशन तो वैसे ही आती, ठीक है? अब ये जो चीज है, अगर ये इंटीग्रेंड ऐसे हो, अब क्या करोगे? इसमें भी वही का वही करेंगे। भाई देखो, डेरिवेटिव को इसके साथ जब रखते हैं, कोई भी फंक्शन है अगर उसकी कुछ पावर है साथ में डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन तो हो गई। अगर कांस्टेंट रह गया यहां पे, और वो तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से पहले ही कर ली, वो फॉर्मूला आपको याद है। तो इस टाइप की इंटीग्रेशन सब बच्चों को करनी आती है। मेरे ख्याल कोई प्रैक्टिस की इस पे जरूरत नहीं है। अगर किसी को नहीं आती, डू कंप्लीट इट, आनी चाहिए। नेक्स्ट, चलो आगे। अब जरूरी थोड़ी है कि इतना करने के बाद हमारी इंटीग्रेशन हो जाए। अब गिवन एन इंटीग्रेंड, और हमारे को ट्राई करना है, और ये चीजें हमने देखी पहले वाली, ये नहीं अप्लाई हो रही। अब आपके पास 3 बेसिक टेक्निक्स हैं। फर्स्ट इज मेथड यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। सबसे पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड पे जाएंगे। क्यों? दूर से दिखाई देगा ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड किस टाइप के इंटीग्रेंड पे लगता है? रैशनल फंक्शंस पे। किस पे? रैशनल फंक्शंस पे। रैशनल फंक्शन मतलब फंक्शन ऑफ द फॉर्म दिस वेयर fx and gx are polynomials. fx and gx are polynomials. अब सिर्फ मैं पॉलिनोमियल्स पे आ गया हूं, अलजेब्राइक वर्ड हटा लिया है। ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है। इस पे आपका पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड लगता है। लगाने के लिए सबसे पहला स्टेप हम चेक करते हैं डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, बोलो क्या करेंगे? डिवाइड। ध्यान से, पार्शियल फ्रैक्शन सीधी नहीं लगेगी, पहले आप डिग्री चेक करोगे। इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो यू विल राइट इन द फॉर्म कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइड। इस फॉर्म में लिखोगे। अब इस फॉर्म का बेनिफिट क्या है? देखो ये रिमाइंडर है, इसकी डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम है। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन होती है। अब पार्शियल फ्रैक्शन के डिफरेंट रूल्स हैं, वो आपको रूल्स पता होने चाहिए, इंक्लूडिंग अमितेश। नहीं पता तो एक ओल्ड बुक उठा लो,
हायर अलजेब्रा बाय हॉलनाइट, उसमें एक छोटा सा चैप्टर है 4 पेज का, पार्शियल फ्रैक्शन के रूल्स पढ़ लो। पूरे मैथ में कहीं भी लग सकते हैं, वो रूल्स हम लगा सकते हैं। क्लियर? तो मैं यहां पे रूल्स रिपीट नहीं करूंगा। अब कई बार क्या होता है, आपका इंटीग्रेंड इस फॉर्म में नहीं होता, पॉलिनोमियल ओवर पॉलिनोमियल, बट विद द हेल्प ऑफ द सब्स्टिट्यूशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अगर विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी इस फॉर्म में आ गया, उसके बाद हम कर सकते हैं। तो क्या होता है, जो हमारे फंक्शंस होते हैं रैशनल फॉर्म के दूर से दिखाई देते हैं, भाई पॉलिनोमियल्स मिल गए, बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले सब्स्टिट्यूशन लगा दो। सब्स्टिट्यूशन के बाद भी पॉलिनोमियल ही बनना चाहिए, ओनली देन you will apply the techniques of partial fractions, right? Clear? चलिए तो पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन कर देख लेते हैं, क्वेश्चन करके ट्राई। आंसर इज -1/4√2 टेंजेंट इनवर्स x/2 -3/8√2 log of mod x minus √2 over x plus √2 plus c। ऑलराइट, किसका किसका ठीक है? बस देखें, देखो इधर, जस्ट अटेंड टुवर्ड द बोर्ड। देखो यहां जो इंटीग्रेंड है वो है x² + 1 over 4 minus x², 4। Is it a rational function? बोलो यस। न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है, इससे रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन में सबसे पहला स्टेप डिग्री चेक। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिवीजन तो नहीं होनी, डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले जब भी हम फैक्टर्स उल्टे लिखते हैं, साइन की गलती होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, क्यों ना मैं माइनस बाहर लिख के इसको लिख लूं x⁴ -4, ताकि क्लियर रहे कि हम क्या कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन वगैरह में गलती ना हो। किसने किसने ठीक किया था इसको, ऐसे कर लिया करो, नहीं तो जल्दी जल्दी में एरर हो जाती है। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, इसके तो फैक्टर्स ही बन रहे हैं, x² + 2 इंटू x² - 2 बन गए फैक्टर्स। तुम कहोगे इसके फर्दर फैक्टर्स भी बन रहे हैं, बात तो ठीक है। अब अगर मैं इसके फर्दर फैक्टर बनाऊंगा और पार्शियल फ्रैक्शन करूंगा a ओवर b ओवर इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर cx + d ओवर, इट्स ए वेरी टाइम कंज्यूमिंग जॉब। इट्स ए वेरी इजी क्वेश्चन। देखो यहां भी x² है, यहां भी x² है, यहां भी x² है। पुट x² = t फॉर पार्शियल फ्रैक्शन। यहां पे ये सब्स्टिट्यूशन में इंटीग्रेशन के लिए नहीं लगा रहा, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए लगा रहा हूं, तो इजी करूंगा पार्शियल फ्रैक्शन। ये क्या आया, -t+1 ओवर t+2 इंटू t - 2। एनी डाउट? अब पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो बहुत तेजी से। दो ही वेक्टर्स हैं, a ओवर t+2 प्लस b ओवर t - 2। और किसने कितने ए और बी की वैल्यूज निकाली हैं? बस तो बता दो, ए की वैल्यू बोलो। -1/4 और बी की 3/, या माइनस? ऑल राइट, ठीक है, वट एवर इट में भी, जो भी आ गई। बट एक चीज का ध्यान रखना, ये माइनस के साथ बनाई है मैंने, ठीक है? अच्छा इधर भी आएगा -3/4, ठीक है। चलिए, तो पार्शियल फ्रैक्शन बनानी आती है, कर ली। अब अभी इंटीग्रेशन नहीं होगी, क्यों? आपने सब्स्टिट्यूशन पार्शियल फ्रैक्शन की है, तो आपका इंटीग्रेंड कुछ ऐसा बन गया, -1/4 ओवर t की जगह x² + 2 और -3/4 ओवर क्या आया, x² - 2। हाँ जी, ओके। बट आंसर ये करेक्ट है, तो ये +1/4 बनेगा।
बाई तो बात है ही। हाँ जी, चलो कर लेना, कोई बहुत वो वाली बात नहीं है। आंसर दिस इज करेक्ट, ठीक है। अगर माइनस रख के करोगे तो वो प्लस में आएगी, माइनस बाहर रख के, और अगर माइनस के साथ करोगे तो वैल्यू में ही माइनस आएगा। तो जैसे करोगे वैसे का वैसे आएगा आंसर। इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू आर ट्राइंग। चलिए, इंटीग्रेशन इनकी आती है, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है। मेरे हिसाब से काफी डायरेक्ट क्वेश्चन था और कई बच्चों ने नहीं किया, नॉट ए गुड थिंग। इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड एक बड़ा मेथड है, आपको हमेशा सोचना पड़ेगा कि हम जल्दी से तो नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं तो कर दो, अदरवाइज टाइम कंज्यूमिंग जॉब। नेक्स्ट, अब देखो पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड तो काफी डायरेक्ट मेथड है और मेरे ख्याल हर बच्चे को आता होगा, नहीं आता तो आना चाहिए। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम देखते हैं भाई, अगर पार्शियल फ्रैक्शन नहीं है, मींस पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल नहीं बन रहा, तो क्या करें? अब नहीं, टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं। पहली टेक्निक हमने करी मेथड यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, दूसरी टेक्निक यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब अप्लाई करते हो? बोलो। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो या प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में कन्वर्टिबल हो। भाई किसी ढंग से हम प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस लिख पाए तो हम ट्राई कर सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से, राइट। बट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने से पहले यह जरूर देखना होता है सेकेंड फंक्शन शुड बी इंटीग्रेबल, उसकी इंटीग्रेशन तुम्हारे को आनी चाहिए, राइट। ओनली देन यू कैन अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यू कैन अप्लाई, क्यों? अभी एक और इंटीग्रेशन आती है, कौन सी? डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, उस प्रोडक्ट की इंटीग्रेशन, दैट अगेन मैटर्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के लिए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन होने चाहिए या प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में कन्वर्टिबल हो, सेकेंड की इंटीग्रेशन आनी चाहिए, देन ओनली यू कैन अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। चलिए, सबसे आसान क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड क्यूब एक्स डीएक्स करो। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। भाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस होना चाहिए या उसमें कन्वर्टिबल हो। आई कैन इजिली राइट इट एज सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स। मैंने सेकेंड फंक्शन ये क्यों रखा? इंटीग्रेशन आती है, ये स्टेप सबका ठीक है। चलिए, अब जैसे ही हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाई, लीव द फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड किसका डेरिवेटिव है? टेंजेंट एक्स माइनस इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स इंटू इसके इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स, किसका डेरिवेटिव? तो ये टेंजेंट स्क्वायर बनेगा एक्चुअली। यहां तक सबका ठीक है, इसके बाद कुछ बच्चे रुक गए, नॉट ए गुड थिंग। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है भाई, यहां पे अगर दोबारा से सीकेंट क्यूब बन रहा है उसकी साइड चेंज करोगे और वो बन रहा है, तो वो अगर कैसे बन रहा है? टेंथ के मेथड से, टेंजेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू रख दो, सीकेंट स्क्वायर। देखो अभी भी कई बच्चे 1 माइनस कर रहे हैं, सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट स्क्वायर एक्स क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। नहीं आता तो लिख के रखो, उल्टा नहीं लगाना फॉर्मूला, सारा गलत हो जाता है क्वेश्चन। भाई आपने जिस फॉर्म में रटा हुआ है, से सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 लिखो और देखो टेंजेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है, ये इधर है, ये इधर है। गलत कैसे हो जाता है? हाँ जी, तो दिस इज इक्वल टू सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स माइनस इंटीग्रेशन दिस इंटू दिस सीकेंट क्यूब एक्स डीएक्स और प्लस इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स डीएक्स। अब यहां पे लेफ्ट साइड पे है इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट क्यूब एक्स डीएक्स। ठीक हो गई इंटीग्रेशन। भाई इसकी साइड चेंज कर देते हैं,
ये जब इधर आएगा तो ये ट्वाइस हो गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स आती है, बोलो। तो ये 2 भी साइड चेंज होगी तो आंसर क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड क्यूब एक्स dx 1/2 secant x tangent x plus 1/2 log of mod secant x plus tangent x plus c। किसका किसका ठीक था? देखो ये भी सबका ठीक नहीं हुआ, तो ध्यान से देखो। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में चेंज ऑफ साइड हर स्टेप पे देखते हुए चलना होता है, समझ आई बात? चेंज ऑफ साइड देखते हुए चलोगे। एक और चीज, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक बार भी लग सकती है, 2 बार भी लग सकती है, 3 बार भी लग सकती है, 4 बार भी लग सकती है। दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल टाइम्स भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग सकती है। इनफैक्ट मल्टीपल टाइम्स में आपका जो मैरन की बुक है वो बताती है कि इस ढंग से आप सीधा 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 आंसर लिख सकते हो, मल्टीपल टाइम्स लगाते रहे। ठीक है, ऑल राइट। एंड लगाते टाइम ये जरूर देखो सेकंड फंक्शन इंटीग्रेबल होना चाहिए। तो सेकंड फंक्शन पे क्या नहीं रख सकते? log x को नहीं रख पाते और साइन इनवर्स x को नहीं रख पाते। क्यों? इनकी इंटीग्रेशन के रिजल्ट तो करे ही नहीं भाई। वो रखेंगे जिसकी इंटीग्रेशन आती हो, या log x के साथ 1/x मिल जाए तो मैं log x over x को सेकंड फंक्शन ले सकता हूं। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, but only log x can't be taken as the second function because second function should be integrable। ठीक है, हाँ जी। अब देखो, अगर आपके 2 c आ गए तो दोनों c को मिला के एक बड़ा c बना दूंगा, या c1 c2 से हो जाएगा। हैं? क्या वेरी कर रहा है? क्या, कौन सा वाला बोलो? कहां पे टेंजेंट एक्स प्लस सी? अच्छा ये तो प्रूव हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला तुमने बनाया, बना के देख लो। एनसीईआरटी की बुक में शुरू में 2 लाइन में दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है कैसे सोचना है। ये फॉर्मूला आया कैसे? ये प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव से ही आया हुआ क्वेश्चन है। प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव से देखो, हमने प्रोडक्ट रूल से ये रिजल्ट सीधा लिखा है। हमने कहां से लिखा है ये रिजल्ट? प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव से स्ट्रेट अवे। हमने कोई इंटीग्रेशन नहीं करी, हमने फॉर्मूला रटा है उस फॉर्म में। ध्यान से, नहीं आएगा, पढ़ के देख एनसीईआरटी, दैट इज करेक्ट। वहां कहां से आएगा? देखो लग रहा है आएगा, नहीं आएगा। ध्यान से, इसका मतलब है एनसीईआरटी बुक भी अच्छे से नहीं पढ़ता है, पढ़ लेता है। वो शुरू ही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वही उसी फॉर्मूले से करता है, ठीक है, और बड़े क्लियरली समझाता है क्या है। तो मस्ट रीड इट। अगर फिर भी कोई डाउट है तो ले आता, उठा दे बुक। ठीक, चलिए चले आगे। अच्छा, एक रिजल्ट होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, e रेज़ पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। वो तो हर एक को याद है, बट इसमें जो वैरायटी होती है काफी होती है। आपने जब भी इंटीग्रेंड e रेज़ पावर x फॉर्म में होगा तो जो भी उसके साथ है, अगर उसको ब्रेकअप कर दिया एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में, तो आप उसकी इंटीग्रेशन कर सकते हो। आंसर e रेज़ पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स। अब ये तो हो गई आपकी 2 टेक्निक्स, एक हो गई पार्शियल फ्रैक्शन और दूसरी हो गई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अभी एक टेक्निक और भी है, नेक्स्ट टेक्निक इज सब्स्टिट्यूशन। अब देखो, सब्स्टिट्यूशन में देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स। सब्स्टिट्यूशन में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। हाँ, यूजुअली हम उस क्वांटिटी को पुट करते हैं जिससे इंटीग्रेंड सिंप्लीफाई हो जाए, बट पुट करने से पहले ये जरूर देख लेते हैं उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। अगर नहीं है तो किसी ढंग से बन जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो हम किसका यूज करते हैं? सब्स्टिट्यूशन का। तो सब्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक ही चीज का हम ध्यान रखते हैं कि उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होना चाहिए। क्लियर? अब करते हैं कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे। राइट डाउन।
Stop writing. Answer is cos x raised power 20 over 20 plus cos x raised power 22 over 22 plus. हाँ जी, किसका किसका ठीक है? अब देखो सब्स्टिट्यूशन करनी है। अगर मैं साइन एक्स को पुट करूंगा तो डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स, यहां से सेपरेट तो हो जाएगा, ऑड पावर है, कॉस रेज पावर 18 बच जाएगा आपके पास। उसको रिड्यूस करोगे साइन एक्स में, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 9। ठीक है, अब वो करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये जरूरी थोड़ी होता है कि साइन एक्स ही पुट करना है, आप कॉस एक्स भी तो पुट कर सकते हो। अब जैसे इस क्वेश्चन में हम cos x पुट करेंगे, एक चीज का ध्यान रखना, डेरिवेटिव हमेशा करेक्टली निकालना। डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, तो dx इक्वल टू dy, राइट। अब एक साइन एक्स इसके साथ आ गया, dx के साथ मिलकर dy बना दिया, तो माइनस dy। अब cos x है तो ये y रेज़ पावर 19 है, इंटू साइन स्क्वायर एक्स क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस वाई। आई थिंक इसके बाद का स्टेप तो तुम स्ट्रेट अवे लिख सकते हो। तो जब भी आप सब्स्टिट्यूशन लगाते हो देख लिया करो कि कहां से बेनिफिट ज्यादा हो रहा है। ये नहीं है कि लगा दी फिर देखा ये तो गलत हो गया, बड़ा हो गया, अब पावर 9 बन गई, अब क्या करूं। तो गिव 10 seconds टू द क्वेश्चन, आपको हर चीज पता लगेगी। नेक्स्ट आंसर ऑन द बोर्ड, किसका किसका ठीक है? अब बाकियों को टाइम ज्यादा लग रहा है मेरे हिसाब से। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन देखे, देखो साइन या कॉस में से अगर मैं साइन को पुट करने की कोशिश करूंगा, यहां से कॉस एक्स सेपरेट होगा, ये ऑड पावर नहीं है तो कॉस एक्स सेपरेट नहीं कर पा रहा, रूट की प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, अगर वहां से मैं नहीं कर सकता तो नेचुरल है मैं इसको लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉट स्क्वायर एक्स, और बाकी कितना रह गया, साइन रेज़ पावर 6 कोसेकेंट रेज़ पावर 6 एक्स। कितने कितने ये लिखा था, बस हो गया क्वेश्चन, क्या दिक्कत है। अब मैं किसको पुट करूं बोलो, कॉट एक्स को, कॉट एक्स इक्वल टू, ठीक है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू, तो नेचुरल है। अब ये तो चेंज हो गया वाई स्क्वायर में, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर अलग हुआ तो माइनस dy भी आ गया, कितना रह गया यहां पे, कोसेकेंट रेज़ पावर 4, तो क्या होता है कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर का आंसर। मतलब यहां से ऑनवर्ड जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे आपकी इंटीग्रेशन हो गई और आंसर आ गया, जैसा पिछला क्वेश्चन है वैसे ही है। बट इंस्टेड ऑफ वर्किंग इन साइन एंड कॉस वी वर्कड इन कोसेकेंट एंड कॉट, वो आपको देखना है किसमें वर्क करना है। नेक्स्ट आंसर ऑन द बोर्ड, किसका किसका ठीक है, कम हो गए, देखो इधर। अब इस इंटीग्रेशन को हमने करना है, प्लीज अगर आप ध्यान से देखो इस टर्म की पावर कितनी है बोलो, डिग्री ऑफ द टर्म 2, इवन पावर वाला केस है, यहां पे डिग्री कितनी है 0। जब भी साइन कॉस विद इवन पावर आएंगे इन डिनोमिनेटर, कौन सी सब्स्टिट्यूशन लगती है, टेंजेंट एक्स इक्वल टू वाई। अब टेंजेंट एक्स कैसे लगाएं भाई, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स, 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो टेंजेंट एक्स dx। किसका किसका ये स्टेप ठीक था, गुड, पुट टेंजेंट एक्स इक्वल टू वाई। अब
डेरिवेटिव आपको मिल गया, रह गया ये किस में चेंज होगा? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्या लगाओगे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड आंसर। तो रिकॉग्निशन में देर लगती है आपको। इवन पावर वाला केस आया और आपने टेंजेंट एक्स को वाई पुट नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट, जस्ट अटेंड टुवर्ड द बोर्ड प्लीज। आई एम इंटरेस्टेड इन इंटीग्रेटिंग दिस फंक्शन। ये रेडिकल साइन तो है ही, इसके साथ साथ यहां भी रेडिकल साइन है। भाई इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में रेडिकल साइन को तो रिमूव करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप, पुट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू वाई। इंटीग्रेंड को ठीक से तो लिखें, फिर करते हैं बात। अब एक और दिक्कत, यहां पे dx की वैल्यू चाहिए, तो नेचुरल स्क्वेयरिंग करेंगे x प्लस 1 इक्वल टू वाई स्क्वायर। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, 1 इक्वल टू 2y डिवाइड बाय dx। सो dx इक्वल टू 2y dy, ठीक है। एंड ये क्या आ गया आपका? देखें, स्क्वायर रूट ऑफ, राइट, dx की जगह मैंने रख दिया 2y dy। क्लियर? अब 4 x की वैल्यू y स्क्वायर माइनस 1, तो 4y स्क्वायर माइनस 4 प्लस 13 प्लस 12y। यहां तक कितने कितने कर लिया था भाई? रेडिकल साइन तो रिमूव करना ही है। ये आया क्या? 4y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 9 इंटू 2y dy। यहां से कर लिया। ये होल स्क्वायर नहीं है, 2 इंटू 2y प्लस 3 होल स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर रूट उसके ऊपर होगा तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस इंटू वाई डी। ये एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई। अगर आप ध्यान दो, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 वाई के बराबर है। वाई इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, 2y प्लस 3 इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, तो मॉड ओपन्स विद पॉजिटिव, तो 2y प्लस 3 इंटू वाई डी वाई। इंटीग्रेशन करो, आंसर आ गया। एक 3 आ सकता है कई बच्चों का, वो 3 कांस्टेंट के साथ एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो नया कांस्टेंट बना दिया। भाई उनके सी में और मेरे सी में ये फर्क होगा, नथिंग एल्स। हाँ जी, बिल्कुल बना सकते थे, नथिंग रॉन्ग विद दैट। सब्स्टिट्यूशन तो हम अपनी हेल्प के लिए करते हैं। अगर हमको सारा कुछ वैसे ही दिखाई दे रहा है तो नो यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सीधा लगा देंगे। गो अहेड विद दैट। नेक्स्ट देखो, इस इंटीग्रेशन को करना है sin x इंटू 2 sin x, डिग्री क्या होगी 1। इसको इससे करेंगे sin x इंटू cos x, डिग्री क्या होगी 2। इसको इससे करेंगे 2 sin स्क्वायर डिग्री 2। यहां 1, यहां 2, यहां 2। टेंजेंट x की सब्स्टिट्यूशन से काम नहीं चल रहा। किसने कितने करी है? टेंजेंट x इक्वल टू y की सब्स्टिट्यूशन से काम नहीं चल रहा। इवन पावर अगर होती डिनोमिनेटर में तो हम टेंजेंट x को y पुट करते। अब अगर वहां से काम नहीं चला, एक सब्स्टिट्यूशन को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सब्स्टिट्यूशन। जब भी हमारे को दिक्कत आती है, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन हो चाहे कहीं भी, हम क्या करते हैं? sin x को लिख लेते हैं क्या? 2 टेंजेंट x बाई 2 ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x बाई 2। अब इसमें क्या होता है? साइन हो चाहे कॉस हो, डिनोमिनेटर तो सेम होता है। और अल्टीमेटली डिनोमिनेटर ने ट्रांसपोर्ट कहां होना है? न्यूमरेटर में। और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स होता क्या है? सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 है तो एक्स बाई 2 आ जाएगा। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है, इट्स ए वेरी यूजफुल सब्स्टिट्यूशन।
हम फिक्स कर लेते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन में लगाएंगे। हमने इस क्वेश्चन में भी यही सब्स्टिट्यूशन लगानी है। क्यों? हमारे पास और कोई टूल तो है ही नहीं है। तो ट्रायल, इंटीग्रेशन ट्रायल की हेल्प से भी होगी। तो कितने कितने डिसीजन ले लिया था कि ये वाला स्टेप जरूर करेंगे। गुड। अब इसके बाद बहुत बड़ा नहीं है क्वेश्चन, कईयों को होता है बहुत बड़ा होगा। आपने कैलकुलेशन वर्क ध्यान से किया करो। इतना इतना लिख के करोगे तो बहुत बड़ा होगा। थोड़ा कम लिख लेते हैं। कैसे भाई? इसकी जगह लिख लो 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। मेरे को पता तो है t क्या है, टेंजेंट x/2। इतना बड़ा क्यों लिखे? तो अपना टाइम सेव करो। कौन कौन ऐसे लिख रहा था? इंपॉर्टेंट। अदरवाइज टाइम ज्यादा लगेगा, फिर तुम कहोगे हमारा हुआ नहीं पूरा। ठीक है, अब ये आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। राइट। तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन में प्लेस कर दूं, ठीक है, 1 प्लस टी स्क्वायर यहां भी है और यहां भी है, यहां भी है। राइट। तो एलसीएम लेने पे यहां पे क्या आएगा बोलो? 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। समझ आ रही बात? अब साइन एक्स क्या है? 2t। नीचे वाला डिनोमिनेटर तो मैं लिख चुका हूं। अब ये 2 प्लस 2t। क्यों? एलसीएम ले लिया, 2t स्क्वायर। ठीक लिखा मैंने? उतना ही लिखेंगे जितने की जरूरत है। हम ज्यादा स्टेप लिखते हैं कई बार, तो टाइम भी ज्यादा लगता है हमारे को करते हुए। पर ऐसा करते हुए गलती नहीं होनी चाहिए। ये क्या है? 1 माइनस टी स्क्वायर और यहां से माइनस 4t। ठीक है, एंड ये dt। ठीक है, अब मैं किसको पुट करूंगा? टेंजेंट x/2 को, मतलब t को पुट करूंगा। टेंजेंट x/2 इक्वल टू y। अब एक से तो मैं बना लूंगा सीकेंट स्क्वायर, जो डेरिवेटिव में चला जाएगा, एक रह जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस टी स्क्वायर। अब 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी। और नीचे अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, ये टी स्क्वायर यहां से 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर क्या आया? टी स्क्वायर। और ये क्या आया? माइनस 4t प्लस 3। ये तो फैक्टरी बन गए। एनी डाउट? अब हमने इसको क्या पुट किया हुआ है? y। तो वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3। और ये रह गया 2t, तो ये 2 इंटू वाई। इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर एक्स dx। अब इसमें ध्यान रखना, सीकेंट स्क्वायर x/2 तो आप लगाते हो, इंटू डेरिवेटिव ऑफ x/2 1/2। तो 2 dy बनेगा। 2 ये 2 तो कैंसिल ही हो गया। ये बन गए फैक्टर्स। बोलो क्या करूं? पार्शियल फ्रैक्शन स्ट्रेट अवे होंगी। क्यों? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। वो भाई 3 फैक्टर्स हैं, ए बी सी वाली पार्शियल फ्रैक्शन। एबीसी निकालोगे, यहां पुट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? ठीक है, इज दिस थिंग क्लियर? तो टाइम ज्यादा नहीं लगना चाहिए, दैट अगेन मैटर्स। पूछो नहीं, होल स्क्वायर वाला जो था उसको मैंने लिखा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x/2 इज सीकेंट स्क्वायर x/2। ये डेरिवेटिव सोच के करते हैं। अगर एरर कर दी फिर छोटा नहीं लिखना, फिर कोई फायदा नहीं छोटा लिखने का। एरर नहीं होनी चाहिए। अब अपना अपना रियल आउटपुट निकालो, जितना जितना मैंने टाइम दिया था उसमें। 10 क्वेश्चन का रियल आउटपुट। जब मैंने कहा चेक योर आंसर, वहां पे ये नहीं, आई वॉज ऑन द राइट लाइन्स। एबीसी तो बहुत तेजी से निकलते हैं। वो आता है ना मैथड, ये वाली चीज है, उसमें सीधा पुट करो, ए भी दिख रहा है, बी भी दिख रहा है, सी भी दिख रहा है।
वो सीख लेना। पार्शियल फ्रैक्शन एट ए फास्ट पेस, एबीसी निकालो। वो एबीसी वो लिख के मल्टीप्लाई कर करके निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। वो तो सीबीएसई के लिए है। एबीसी तो दिख जाएंगे, वो नंबर ही तो पुट करना है, वो नंबर निकाल लो। ठीक है, चलिए। रियल आउटपुट नीडेड। हाँ जी, जो टाइम मिला उसमें ऑल 10 करेक्ट, 9 करेक्ट, 2, 8 करेक्ट, 5 मोर, 7 करेक्ट। अब अगर 7 से कम आउटपुट आ रहा है तो इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन को काफी इंप्रूव करने की जरूरत है। मेरे हिसाब से काफी डायरेक्ट क्वेश्चन थे और आप कर सकते थे ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड। दिस इज बेसिक इंटीग्रेशन, नथिंग मोर देन दैट। ओके देन, थैंक यू।